हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम व्रत और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को समझेंगे और उसके बाद में हम इनसे संबंधित क्षेत्रफलों को ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई है, इस आकृति को हम बोलते हैं व्रत। और ये किस तरीके से बनाई गई है कि प्रकार को हम थोड़ा खोल लेते हैं कुछ सेंटीमीटर का, और प्रकार की नोक को तो यहाँ रखेंगे और यहाँ रखकर जब हम इसको घुमाते हैं इसके चारों तरफ, तो ये हमारे पास एक वृत्त प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रकार की नोक हमने यहाँ पर रखी है और जिस बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र। इस बिंदु को हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र और इस पूरी आकृति को हम बोलेंगे वृत्त। अब मान लो इस वृत्त की यहाँ पर इस बिंदु से चालू होकर हम यूं शुरू होकर एक पूरा चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो एक चक्कर में जितनी दूरी तय होती है उस दूरी को हम बोलते हैं परिधि। तो परिधि का मतलब है वृत्त के चारों ओर एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी को हम बोलते हैं परिधि। तो परिधि आपको समझ में आ गई कि परिधि क्या होती है। अब इसके बाद में बच्चों दूसरा है, अगर हम इस बिंदु को या वृत्त पे स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिला दे। देखो जैसे वृत्त पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे अनंत बिंदु स्थित होते हैं। इनमें से किसी भी बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दे, मतलब यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु को हम इस तरीके से केंद्र से मिला दें, तो हमारे पास ये दूरी आ जाती है और इस दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल r से और इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। मान लो ये बिंदु O है और ये बिंदु A है, तो यहाँ पर त्रिज्या हो गई OA और OA को हम लिखेंगे स्मॉल r से। ये त्रिज्या को लिखने का तरीका होता है। अब ये OA कितना है, तो बच्चों ये OA जितना हमने प्रकार खोला था उतने सेंटीमीटर की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब मान लो इस बिंदु के दूसरी बिल्कुल ठीक तरफ एक और बिंदु ले लें। मान लो यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं B और इन दोनों को इस तरीके से मिला दें, तो हमारे पास एक दूरी ये आ गई B से लेकर A तक। तो अगर इधर त्रिज्या है तो इधर भी त्रिज्या ही है, तो इधर भी r लिखेंगे। तो A से लेकर B तक की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं व्यास। A से लेकर B तक की दूरी को हम बोलेंगे व्यास और यहाँ पर है व्यास AB है। और AB देखो त्रिज्या को 2 बार जोड़ा गया है तब व्यास आया है, मतलब r प्लस r। तो ये हो गया 2r, r में r जोड़ेंगे तो 2r आ जाएगा। इसका मतलब व्यास निकालने के लिए हमको त्रिज्या का दुगना कर देना चाहिए। अब बच्चों व्यास को हम d से भी लिख देते हैं कई बार, तो d बराबर आ गया 2r। मतलब अगर त्रिज्या दे रखी और व्यास निकालना हो तो त्रिज्या का दुगना कर देंगे। जैसे अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास निकालने के लिए 5 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास इसका व्यास आ जाएगा। दूसरा, अगर मान लो व्यास दे रखा है, व्यास दे लो मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखा है और हमको निकालनी त्रिज्या, तो व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में हम 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर त्रिज्या दे रखी हो और व्यास निकालना हो तो डबल कर दो, और अगर व्यास दे रखा हो और त्रिज्या निकालनी हो तो आधी कर दो। इस तरीके से हम व्यास और त्रिज्या की बात करते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ चीजें हमको और समझनी है। तो देखो मान लो हमने यहाँ पर एक लाइन ये बना दी, फिर एक लाइन और बना दें, ऐसे बहुत सारी लाइनें बना दें, लेकिन केंद्र से निकलती हुई नहीं हो। केंद्र के बार बार अगर हम एक ऐसी लाइनें बनाते हैं तो इनको हम बोलते हैं जीवा। इसको हम बोलेंगे जीवा। अब देखो एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे तो ये भी एक और जीवा बनेगी, फिर ऐसे खींचेंगे तो एक और जीवा बनेगी। तो और जब एक जीवा हम ऐसे ही निकालें, ऐसे ही खींचे,
जो केंद्र से जा रही है, तो देखो ये भी जीवा तो है लेकिन ये केंद्र से गुजर गई, तो हम इसको जीवा न बोलकर हम इसको बोलेंगे व्यास। तो ये ध्यान रखना है कि जीवा और व्यास में क्या फर्क है, कि जीवा जो होगी ना वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है और जीवा क्या होती है। अब इसके आगे की बात समझते हैं। अब बच्चों देखो, हमने दो वृत्त ले लिए हैं और इस वृत्त का केंद्र मान लो O है। अब यहाँ पर हम एक जीवा बनाते हैं पहले, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, तो ये हो गई वृत्त की जीवा। और इस जीवा के बिंदु A और B को अगर हम केंद्र से मिला दें तो हमारे पास दो त्रिज्याएं आ जाएगी। तो देखो हमने इसको एक, तो यहाँ पर इसको मिला दिया, A को मिला दिया O से और O को मिला दिया B से। तो यहाँ पर OA और OB ये दो त्रिज्याएं हैं। तो देखो यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये वाला कोण, और इस कोण का नाम होगा कोण AOB, कोण AOB। और इस कोण को हम कहते हैं, ये कोण किसके कारण बना है, इस जीवा के कारण बना है, तो हम लिखेंगे जीवा AB द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण। इसको लिखेंगे जीवा AB द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण। अंतरित कोण का मतलब है कि जो जीवा ABN है वो यहाँ पर इस केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है, और इस कोण को हम चाहें तो लिख सकते हैं थीटा से, नहीं तो हम लिखेंगे कोण AOB। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सवालों में कई जगह लिखा हुआ होगा कि जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो उसका मतलब हमको समझना है कि जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दिया है और फिर दो त्रिज्याएं बनेगी, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण होगा उस कोण को हम कहेंगे जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखो, इसके आगे की बात समझते हैं। यह इस वृत्त में हम एक और जीवा बना लेते हैं और यहाँ केंद्र O ही लिख देते हैं और जीवा का नाम लिख देते हैं AB लिख देते हैं। तो देखो, जब हमने ये जीवा AB खींची तो ये वृत्त दो भागों में बट गया, एक भाग ऊपर का और एक भाग नीचे का है। इस तरीके से हमारे पास ये जो दो भाग बने हैं, एक भाग तो ये नीचे की तरफ बना है और एक भाग हमारे पास बना है ये ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से वृत्त दो भागों में बट गया, एक ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग है। तो ये जो भाग बने हैं, इन भागों को हम बोलते हैं बच्चों वृत्तखंड। इनको बोलते हैं वृत्तखंड। ये ऊपर वाला भी वृत्तखंड है और ये नीचे वाला भी वृत्तखंड है और ऊपर वाला भाग भी वृत्तखंड है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला भाग छोटा और ये वाला भाग बड़ा है, तो छोटे भाग को हम कह देंगे लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को कह देंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। कहने का मतलब है कोई भी जीवा, ये जो जीवा है, ये जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक भाग नीचे और एक भाग ऊपर है। तो छोटे वाले भाग को हम कह देंगे लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को हम कह देंगे दीर्घ वृत्तखंड। इस तरीके से हमारे पास दो वृत्तखंड बन गए हैं। अब हमारे पास प्रश्नावली में इन वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालने के लिए सवाल आएंगे, तो इनसे संबंधित क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होते हैं। वो सूत्र अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो हमारे पास लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर हमने दो बात सीखी कि एक तो जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कैसे निकालेंगे, कि जीवा के दोनों सिरों को केंद्र O से मिला देंगे, इसको भी इससे मिला देंगे, इसको भी इससे मिला देंगे, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वही जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। और कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, छोटे वाले भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अब बच्चों देखो, हमने यहाँ पर दो वृत्त और ले लिए हैं, इस वृत्त का केंद्र भी O मान लेते हैं, इस वृत्त का केंद्र भी O मान लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो परिधि है ना, ये परिधि चारों तरफ ये है, इसको हम बोलते हैं परिधि,
और इस परिधि पर एक बिंदु हमने ले लिया ए और एक बिंदु ले लिया हमने बी। अब यहां से लेकर यहां तक, मतलब ए से लेकर बी तक, ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं चाप। इसको हम बोलेंगे चाप ए बी। इसको बोलेंगे चाप ए बी। कहां से लेकर कहां तक? यहां से ए से शुरू होंगे और बी तक लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा चाप ए बी। अब बच्चों ध्यान से देखो कि अगर हम बी से ए तक जाएं तो ये भी चाप ही तो है। बी से ए तक इस तरीके से, यहां से देखो ये भी पूरा चाप ही है, लेकिन इस चाप को हम बोलेंगे, बी से ए तक गए हैं इसलिए इसको बोलेंगे चाप बी ए। और ध्यान से देखें तो देखो ये लघु है और ये दीर्घ है, तो दीर्घ तो कौन सा हो गया? बड़ा वाला, और लघु कौन सा हो गया? छोटा वाला। तो देखो यहां पर एक हमने ये ले लिया बिंदु ए और एक बिंदु ले लिया बी, तो ये चाप ए बी हो गया। अब इस चाप ए बी के सिरों को हम मिलाएंगे केंद्र से। या ए को हमने मिला दिया ओ से और बी को भी मिला दिया हमने ओ से। इस तरीके से हमने मिला दिया। तो यहां पर मिलाने पर हमको देखो ये एक क्षेत्र प्राप्त हुआ है, ये वाला, ये क्षेत्र प्राप्त हुआ है। तो यहां पर ये जो हमारे पास ये बना है, इस आकृति को हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये जो पीला वाला भाग है इसको हम बोलेंगे बच्चों त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड बोलते हैं इसको। अब देखो जैसा यहां पर है छोटा, तो ऊपर की तरफ बड़ा वाला भाग है व्हाइट वाला, तो ये भी ऊपर वाला भी है त्रिज्य खंड ही है। ये ऊपर वाले भाग को भी हम क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। लेकिन ये छोटा है इसलिए हम बोलेंगे इसको लघु त्रिज्य खंड, और बड़े वाले को बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इस तरीके से हमारे पास दो आ गए, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। ये वाला जो भाग है ऊपर, ये तो है दीर्घ त्रिज्य खंड, और ये जो पीला वाला येलो भाग है इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। तो देखो बच्चों यहां पर तो ये जो भाग है, ये जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांटेगी, तो इसको तो बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। और यहाँ पर ये जो चाप है, इस चाप के सिरों को केंद्र से मिला देंगे तो इस तरीके की जो आकृति बनेगी, और ये ऊपर जो आकृति बनेगी इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड और इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। तो बच्चों ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्य खंड क्या होता है। अब हमारे पास सवालों में एक तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछेगा और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का पूछेगा। तो उसके सूत्र हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमको आकृतियां समझ में आ जानी चाहिए कि त्रिज्य खंड किसे कहते हैं और वृत्तखंड किसे कहते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो कि चाप ए बी के सिरों को, ए को भी ओ से मिला दिया और बी को भी ओ से मिला दिया, तो यहां पर भी एक कोण बनेगा। इस कोण को हम कह देंगे थीटा। तो यहां पर चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है कोण ए ओ बी, जिसका मान हमने कितना ले लिया है? थीटा ले लिया है। ये इसी तरीके से है जैसे हमने यहाँ पर जीवा द्वारा अंतरित कोण निकाला था, वैसे ही चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। कुल मिला के ये समझना कि इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है, चाहे से चाप ए बी द्वारा हो या जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसको कहते हैं। क्योंकि ये सवालों में बार बार लिखा हुआ आएगा केंद्र पर अंतरित कोण, तो हमको समझ जाना है ये वाला कोण है, ये या तो ये वाला है या ये वाला है। ठीक है। अब देखो बच्चों हम सूत्र लिखना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और इसका मतलब है कि ये जो वृत्त है इसका ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम किससे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से। यह है सूत्र नंबर 1। यह आपने छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना हमारा बहुत जरूरी है, सवालों में कई बार काम में आएंगे। दूसरा होता है वृत्त की परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होगी, इस परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2 पाई आर। और परिधि का मतलब है ये वृत्त है
यहाँ इस बिंदु से चले और ऐसे एक चक्कर पूरा काट के आएंगे, तो एक चक्कर में तय दूरी यहाँ से चल के वापस यहीं पे आ जाओ, तो एक चक्कर में जितनी दूरी तय हुई है उसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि, और परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr। तीसरा है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, कई बार सवालों में व्यास देगा और कई बार त्रिज्या देगा। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, मतलब 2 गुना त्रिज्या। अगर त्रिज्या का दुगना कर दिया जाए तो हमारे पास व्यास आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में से याद रख लेना, d बराबर 2r। r का मतलब त्रिज्या, d का मतलब व्यास है। तो अगर त्रिज्या दे रखी हो और व्यास निकालना हो तो त्रिज्या का दुगना कर देना। व्यास दे रखा हो और त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में 2 का भाग लगा देना। जैसे व्यास अगर 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या 5 होगी, क्योंकि व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 5 हो जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट है बच्चों, ये तो है पुराने सूत्र जो हमने छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं। अब इस चैप्टर में जो सूत्र हमको पढ़ने हैं वो है, एक तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एक है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कौन सा क्षेत्रफल निकालना है हमको? ये वाला क्षेत्रफल निकाल के बताना है। ये येलो वाला जो भाग है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल के बताना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल सरल है बच्चों। देखो, इस पूरे वृत्त का होता है क्षेत्रफल πr²। पूरे वृत्त का कितना होता है? πr²। और इसमें से ये वाला भाग है, इसको कोण कितना मिल रहा है? थीटा। और वृत्त के केंद्र के चारों तरफ अगर हम एक पूरा चक्कर लगाए, मतलब यहां से लेकर यहां तक ऐसे पूरा चक्कर लगाए, एक पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का, जिसमें से इस त्रिज्य खंड का कोण कितना है? थीटा। तो थीटा को 360 में से कितना भाग मिला? थीटा बटा 360 डिग्री। ये हमारे पास बन जाएगा लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहां लिखेंगे हम, लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों πr²। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और इसको गुणा कर देंगे थीटा बटा 360 से। इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसका? लघु त्रिज्य खंड का। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र लिखेंगे। तो देखो बच्चों, दीर्घ का मतलब कौन सा क्षेत्रफल हो गया? ये वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला, ये नीला वाला पार्ट है ना, ये दीर्घ है। तो बच्चों देखो, यहां पर अगर कोण थीटा है तो यहां से लेकर यहां तक का जो कोण होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। यहां लिख देते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, ये कोण होगा किसका? दीर्घ त्रिज्य खंड का। तो यहां पर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यह लिखेंगे πr² गुणा 360 माइनस थीटा बटा 360। ये हमारे पास सूत्र होगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। इसका एक और तरीका है बच्चों कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे? πr² से। और इसमें से ये जो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये घटा दें तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक तरीका ये भी है। तो हम लिख सकते हैं इसको, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इससे भी निकाल सकते हैं आप। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा सूत्र में सरल रहेगा तो इससे निकाल लेंगे। अब दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं, आपकी इच्छा हो जिस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे।
नेक्स्ट है बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, यहां से लेकर यहां तक। तो इसको निकालने का क्या सूत्र है इस क्षेत्रफल का? देखो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये तो वो वाला ही सूत्र है जो अभी हमने लिखा था लघु त्रिज्यखंड का। अब इसमें से हम कौन सा वाला क्षेत्रफल हटा दें? तो इसमें से हम देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, कौन सा क्षेत्रफल हटा दें तो हमारे पास इसका आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम इसमें करते हैं, इसके सिरों को हम यहाँ पर मिला देते हैं, यहाँ पर ऐसे। तो इस पूरे का क्षेत्रफल तो हम निकाल लें, और इसमें से ये जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम घटा दें तो कौन सा बच जाएगा? ये नीचे वाला। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा दें तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो यहां पर एक समस्या आएगी आपके सामने कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। तो कई बार तो 90 डिग्री का कोण होगा यहाँ पर, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करके निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका एक अलग सूत्र होगा। तो बार बार अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम एक ऐसा सूत्र लिख दें जिससे सारे के सारे सवाल हल हो जाए। तो हम वो वाला सूत्र लिखते हैं। तो देखो ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। इसमें से माइनस कर देंगे आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास कोण का मान कुछ भी हो, जैसे 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, सब में हम आंसर निकाल पाएंगे। ये सूत्र हम काम में लेंगे जब थीटा का मान या तो 90 डिग्री से कम हो या 90 डिग्री के बराबर हो। और दूसरा है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये सूत्र लगाएंगे जब हम थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो। यहां पर बच्चों इस बात को समझ लेंगे कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री के बराबर है तब तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और अगर थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा जाता है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे दूसरे नंबर का। इसमें यहाँ थीटा बाई 2 कर दिया। जैसे मान लो कोण का मान आ जाएगा, थीटा का मान हो 120 डिग्री, तो जब थीटा बाई 2 करेंगे तो 120 डिग्री में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे और यहाँ पर भी 60 डिग्री रखेंगे। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो बच्चों अलग अलग सूत्रों के में नहीं जाना है, केवल 2 सूत्र समझने हैं। सीधा सीधा है, फर्स्ट ये वाला जब थीटा का मान किससे हो 90 डिग्री से कम हो, और ये कब होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, तब हम इसको हल करेंगे। क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट पार्ट कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो बच्चों देखो जैसे मान लो ये लघु वृत्तखंड है और हमको निकालना है दीर्घ का, इस वाले का निकालना ऊपर वाले का। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से ये नीचे वाला भाग लघु वृत्तखंड का हटा देंगे तो ऊपर वाले का भाग आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल में से कौन सा क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो, ये जो सूत्र है, ये सूत्र हमको काम में लेने हैं सवालों को हल करते वक्त। तो इन सभी सूत्रों को आप एक जगह एक पेज पर लिख लीजिए सबसे पहले तो, और फिर इन सूत्रों को रटना नहीं है, केवल इनको देखना है, ध्यान से समझना है कि कैसे बने हैं। और जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे वैसे वैसे आपके दिमाग में ये सूत्र फिट होते रहेंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बच्चों देखो, सवाल करते वक्त हमारे पास एक तो घड़ी की सुई का सवाल आता है। तो इस तरीके से हमने घड़ी बना ली है। मान लो मिनट की सुई यहाँ पर 12 के आंकड़े पर है और घड़ी की सुई 5 मिनट चलती है। तो 5 मिनट चलेगी तो वो कहाँ पर आ जाएगी, वो 1 पर आ जाएगी घड़ी की सुई यहाँ पर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये घड़ी की सुई आ गई। 5 मिनट में उसने इतना क्षेत्र बना दिया। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये कौन सी आकृति है, ये आकृति है त्रिज्या खंड। मतलब जब घड़ी का सवाल हमारे पास आएगा तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो कहेगा घड़ी की सुई 5 मिनट चली, तो 5 मिनट चलने पर उसने जितना क्षेत्रफल तय किया है वो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वो क्षेत्र होगा त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब 5 मिनट चली तो यहाँ पर कोण कितना बना, एक तो ये पता होना चाहिए, और घड़ी की सुई की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जैसे घड़ी की सुई की लंबाई तो वो खुद सवाल में दे देगा कि 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर होगी वो त्रिज्या बन जाएगी। मतलब घड़ी की सुई की लंबाई, इसको हम लेंगे त्रिज्या। घड़ी की सुई की लंबाई जो होगी इसको हम लिखेंगे किससे, त्रिज्या से। तो जैसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो आर का मान होगा 10 सेंटीमीटर। अब ये सुई मिनट की सुई है और मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताना है। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे कि जब हम कि केंद्र के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाए, जैसे यहां से लेकर यहां तक एक पूरा चक्कर लगाए, तो ये पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। अब घड़ी की सुई 5 मिनट चली है और ऐसे घड़ी की सुई पूरा घूमकर एक आएगी तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब 360 डिग्री का कोण बन रहा है और 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए वो 60 मिनट हो गई। भाई घड़ी की सुई ऐसे घूम के आएगी तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट है, तो इसलिए इसमें कितने का भाग लगा देंगे, 60 का भाग लगाएंगे। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 6 36, मतलब 6 डिग्री आ गया। तो घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। अब यहां पर ये 5 मिनट चलिए, तो 5 मिनट चलिए तो 5 मिनट में कितना कोण हो जाएगा, 5 मिनट में बनाया गया कोण। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है तो 5 मिनट में कितने बनाएगी, 5 गुणा 6 बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कहने का मतलब सीधा सीधा है, जितने मिनट सुई घूमी है उतने मिनट को 6 डिग्री से गुणा कर देना है। जैसे मान लो कि 10 मिनट चलिए तो 6 को किससे गुणा कर देना, 10 से, तो आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगर वो गई 15 मिनट चलिए तो 6 डिग्री को किससे गुणा कर देना, 15 से, 15 छकी 90, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर सुई का सवाल आ जाए, घड़ी की मिनट की सुई का सवाल आता है, तो ये ध्यान रखना है कि जो मिनट की सुई की लंबाई है वो तो बनेगी त्रिज्या, और घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जितने मिनट वो सुई चली है उसको 6 डिग्री से गुणा करने पर हमारे पास कोण थीटा का मान आ जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए जितने भी कंसेप्ट हमको समझने हैं वो सारे कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं, उनके सूत्रों को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नावली 11.1 के सभी सवालों को हल करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।